एक व्यक्ति होते हैं जो कि चाय का दुकान चलाया करते थे। किसी तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। उनकी एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसकी उम्र 18 साल होती है, वो अपने पिता की गरीबी देख नहीं पाती है। तभी वो निर्णय लेती है कि मैं अब पढ़ाई छोड़ करके कोई काम की शुरुआत करूंगी, जिससे मैं अपने पिता के जो गरीबी है उसमें मैं हाथ बटा सकूं, कुछ मैं पैसे से मदद कर सकूं। उसके बाद वो लड़की एक काम स्टार्ट करती है, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद उस लड़की के साथ जो होता है, आप सुनेंगे तो वाकई में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या है पूरी कहानी, बताने वाला हूं, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी कहाँ से आप हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज की कहानी बिहार की है। बिहार में एक ज़िला लगता है मधुबनी। यहीं पर एक थाना है, बिस्की थाना। इसी थाने के अंतर्गत एक धजवा गांव है। यहीं की रहने वाली 18 वर्षीय नंदनी, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत होती है। उसके पिता चाय बेचने का काम किया करते थे। बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाते थे, किसी तरीके से घर का गुजर बसर हो रहा था। जो नंदिनी है, इसकी माँ घर का काम किया करती थी। किसी के यहाँ थोड़ा बहुत काम मिल जाता वो भी कर लिया करती थी। उसके पिता चाय बेचते थे और उसका एक बड़ा भाई है जिसका नाम विक्रम शाह है, जो कि मजदूरी किया करता था। किसी तरीके से वो भी घर के कामों में हाथ बटाया करता था। 3 साल पहले की बात है। जो नंदिनी है कक्षा 9वीं की पढ़ाई कर रही होती है। पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, फीस तक के पैसे नहीं जुटते थे। नंदिनी सोचती है कि क्यों न मैं कुछ काम सीखूं और स्टार्ट करूं, जिससे मैं अपने पिता के कामों में हाथ बटा सकूं। मैं पढ़ूंगी, नौकरी तो इतना जल्दी आसानी से मिलने वाली है नहीं, पैसे लगेंगे, हमारे पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं, तो क्यों न मैं कोई काम स्टार्ट करूं, कुछ सीखूं। तभी वो सोचती है कि आखिरकार मैं एक गाँव की लड़की, मैं क्या ही काम कर सकती हूँ। तभी वो सोचती है कि क्यों न मैं सिलाई सीख लूं। अगर मैं सिलाई सीख लेती हूँ तो मेरे घर पे ही कुछ लोग अपना कपड़ा ब्लाउज सिलाने आएंगे, तो उससे मुझे कुछ पैसे मिलेंगे और मैं अपने पिता को देख करके मदद कर सकूंगी। आखिरकार वो सिलाई सीखने का फैसला ले लेती है और उसके घर से कुछ ही दूरी पर एक औरत होती हैं जो कि सिलाई सिखाने का काम किया करती थी। आखिरकार नंदिनी उनके पास जाती है और बोलती है कि आंटी जी, मैं सिलाई सीखना चाहती हूँ, क्या आप मुझे सिखा देंगी। तो वो औरत बोलती हैं कि क्यों नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, तुम आओ सीखो मेरे यहाँ। आखिरकार नंदिनी उनके यहाँ रोजाना 3-4 घंटे सिलाई सीखने के लिए जाया करती थी। इसकी लगन होती है काम करने के लिए, जज्बा होता है कि मैं सीखूंगी और जल्द से जल्द मैं पैसा कमाना शुरू करूंगी। लेकिन जब वहाँ पर जाती थी सिलाई सीखने के लिए, तो वहाँ की जिसके यहाँ सीखने जाती थी, वो जो आंटी होती हैं, वो बोलती हैं कि बेटी नंदिनी, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की तो मैंने देखा भी नहीं है। तुम वाकई में खूबसूरत हो, तुम्हें तो मैं अपना बहू बनाऊंगी। जब इस तरीके की नंदिनी सुनती है तो मुस्कुराने लगती है, बोलती है आंटी जी आप क्या बात कर रही हो। और तभी वो आंटी जो है वो बोलती है कि सच में मैं बोल रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ कि मैं तुम्हें अपना बहू जरूर बनाऊंगी। और नंदिनी मुस्कुरा करके वहाँ से उस दिन चली आती है। ऐसे ही दूसरे दिन जाती है तो बोलती है कि नंदिनी तुम अच्छे से देख लो अपना घर, यही तुम्हारा ससुराल होने वाला है और मैं तुम्हारी सासू। आखिरकार जब आंटी इस तरीके से बोलती थी, तो आंटी का जो लड़का था जिसका नाम होता है अभिजीत, अभिजीत सुना करता था, वो भी मुस्कुराया करता था और जो नंदिनी है ये भी मुस्कुरा कर चली जाती। आखिरकार ये तो उसकी आंटी शायद मजाक में बोली थी कि कैसे बोली थी, लेकिन ये बातें बच्चे जो थे सीरियस में ले लेते हैं। यानी नंदिनी जो है मन ही मन अभिजीत के लिए अब सपने सजाना शुरू कर देती है। दिन में जाती सिलाई सीखती,
लेकिन रात को जब आती तो अभिजीत का जो चेहरा है उसके दिलो दिमाग में गूंजने लगता। वो मन ही मन नंदिनी अभिजीत को प्यार करने लगी थी। आखिरकार जो अभिजीत है वो भी नंदिनी को खूब घूर घूर के देखा करता था, क्योंकि नंदिनी भी खूबसूरत होती है, बेहद खूबसूरत होती है, आप फोटो देख ही सकते हो। बाकी जब अभिजीत नंदिनी को देखने लगता है, आखिरकार नंदिनी अभिजीत को देखकर मुस्कुराया करती थी। और तभी एक दिन अभिजीत जब उसकी माँ नहीं होती है अभिजीत की, तो अभिजीत नंदिनी को अपना मोबाइल नंबर दे देता है। आखिरकार नंदिनी मोबाइल नंबर लेकर जाती है तो अपनी माँ के फ़ोन से अभिजीत के पास फ़ोन करती है। अभिजीत भी फ़ोन उठाता है और बेहद खुश होता है। अभिजीत नंदिनी से बात करने लगता है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे थे। ये बात करने का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कब कब घंटों घंटों बात करते पता ही नहीं चलता था। नंदिनी रात में जब सब सो जाते तब अभिजीत से बात किया करती थी। बात करते करते जब समय बीतता है, एक दिन अभिजीत जो है नंदिनी को एक सुनसान इलाके में बुलाता है। नंदिनी जाती है। तभी अभिजीत बोलता है कि नंदिनी, मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ। नंदिनी बोलती है नहीं, मैं तुमसे शादी करूंगी और जब शादी हो जाएगी तो पूरी जिंदगी यही सब करना है। तभी अभिजीत बोलता है कि शादी तो मैं तुरंत कर लूंगा, जब तुम कहो तब शादी कर लेंगे। नंदिनी बोलती है कि जब क्या, जब घर वाले चाहेंगे तभी शादी होगी, और बिना शादी के मैं शारीरिक संबंध नहीं बना सकती हूँ। आखिरकार अभिजीत बोलता है कि ठीक है, कल तुम अपने घर से निकलना और फिर मैं आऊँगा और एक मंदिर में हम दोनों शादी करेंगे। फिर उसके बाद जब शादी हो जाएगी तो घर वालों से हम लोग बात कर लेंगे। आखिरकार नंदिनी भी अभिजीत से बेहद प्यार करने लगी थी। अभिजीत की बात काट नहीं सकती थी। अभिजीत जिसकी उम्र 17 साल, नंदिनी की उम्र अभी 18 साल है, लेकिन ये कुछ साल पहले की बात है, 1 साल 1.5 साल पहले की बात। आखिरकार अभिजीत भी और नंदिनी दोनों जाते हैं और एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद नंदिनी अपने घर आ जाती है, अभिजीत अपने घर चला जाता है। अभिजीत नंदिनी से बोला था कि नंदिनी, शादी जरूर कर लेंगे लेकिन अभी घर वालों को नहीं बताएंगे। हम लोगों का अंदर अंदर शादी रहेगा, लेकिन घर वालों को अभी पता नहीं चलना चाहिए। जब हम लोग थोड़ा बालिग हो जाएंगे तो घर वालों को बता दिया करेंगे। नंदिनी भी बोल देती है कि ठीक है अभिजीत, जैसी तुम्हारी मर्जी। आखिरकार जो नंदिनी है घर पे आती है और अपने मांग में सिंदूर लगाती है, लेकिन सामने नहीं दिखता था, यानी घर वाले बिल्कुल भी नहीं जान पाते थे कि नंदिनी सिंदूर लगाती है। अभिजीत के नाम का सिंदूर लगाना शुरू कर देती है और अभिजीत से बेहद प्यार करने लगती है। अभिजीत का फोटो रखी थी, उसके साथ रील्स बनाया करती थी सोशल मीडिया पे। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। अब तो एक प्रकार से ये लोग शादी भी कर चुके थे, तो अभिजीत और नंदिनी सुनसान इलाके में मिलते और दोनों शारीरिक संबंध बनाया करते थे। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। अंदर अंदर अभिजीत और नंदिनी शादी कर चुके थे, दोनों पति पत्नी बन चुके थे, लेकिन दुनिया को बिल्कुल भी नहीं पता, किसी के माता पिता को बिल्कुल भी नहीं पता। समय धीरे धीरे जब बीतता है तभी 2024 आ जाता है। नंदिनी एक दिन अभिजीत से बोलती है कि अभिजीत, कब तक हम लोग छुप छुप कर मिला करेंगे, क्यों ना हम लोग घर वालों को बता दें और ऑफिशियली शादी कर लें। अभिजीत बोलता है कि इतना जल्दबाजी क्यों है। नंदिनी बोलती है कि नहीं, जल्दबाजी तो है, क्योंकि मेरे घर वाले भी मेरी शादी करने के लिए सोच रहे हैं। आखिरकार अभिजीत जो है वो भी बोलता है कि रुक जाओ अभी, लेकिन नंदिनी सोचती थी कि ऐसा ना हो कि अभिजीत कभी बदल जाए, लेकिन विश्वास तो था। समय धीरे धीरे जब बीतता है, अब नंदिनी अभिजीत से जिद करने लगती है कि अभिजीत, तुम मुझसे शादी करो, इतना लेट न करो, अपने घर वालों से बात करो, अब तो शादी हो ही चुकी है। आखिर जब अभिजीत अपने घर वालों से नहीं कहता है तो नंदिनी ही सोचती है कि क्यों ना मैं अपने घर वालों से बोलूं और मेरे घर वाले शादी का रिश्ता लेकर अभिजीत के पास जाएं। आखिरकार ये जो सिंदूर लगाती थी, धीरे धीरे अब जो नंदिनी है उसके माँ को और घर वालों को भी थोड़ा बहुत पता हो चुका था। आखिरकार नंदिनी अपने माँ से बोलती है कि मम्मी, अभिजीत से मैं शादी करना चाहती हूँ और घर वालों को बोलो कि रिश्ता लेकर जाएं। आखिरकार अब जो नंदिनी है उसकी माँ नंदिनी के पिताजी से बोलती है और उसके पिताजी अपने बेटी की ख्वाहिश पूरा करने के लिए अभिजीत के घर पर जाते हैं नंदिनी का रिश्ता लेकर के, और बोलते हैं कि मैं अपनी बेटी नंदिनी का शादी आपके बेटे से करना चाहता हूँ।
आखिरकार जब अभिजीत के पिताजी सुनते हैं कि बगल थोड़ी ही दूरी पर नंदिनी रहती है और मेरे बेटे से शादी करना चाहते हैं, तो पहले तो मना कर देते हैं कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं कहीं दूर करूंगा, इतना पास में नहीं करूंगा। लेकिन जो नंदिनी के पिता हैं वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, तो अभिजीत के पिताजी बोलते हैं कि ठीक है शादी करूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे 10 लाख रुपए दहेज चाहिए। अब जो नंदिनी के पिताजी थे ये चाय का दुकान चलाया करते थे, इतना पैसे नहीं होते हैं। वो बोलते हैं कि इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा। तभी अभिजीत के पिताजी बोलते हैं कि अगर आप इतना पैसा नहीं दे पाएंगे तो कोई अच्छा देख लो, दूसरे जगह देख लो, मेरे यहाँ तो बहुत रिश्ते आएंगे, मैं दूसरे जगह करूँगा। आखिरकार नंदिनी के पिताजी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और घर पे आ जाते हैं। नंदिनी से बोलते हैं कि नहीं, मैं शादी वहाँ पे नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं है जितना वो लोग दहेज मांग रहे हैं। आखिरकार नंदिनी भी बहुत दुखी होती है और फिर अभिजीत के पास फ़ोन करती है, बोलती है कि अभिजीत तुम तो मुझसे शादी कर चुके हो, अब दहेज की बात कहाँ से आ गई? तो अपने घर वालों को समझाओ, बोलो आखिर वो लोग दहेज क्यों मांग रहे हैं। अभिजीत बोलता है कि देखो नंदिनी, ये मेरे घर वालों की मर्जी है, घर वाले जो चाहते हैं वो करेंगे, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। आखिरकार अभिजीत साफ इनकार कर देता है। नंदिनी रोने लगती है, बहुत ज़्यादा दुखी होती है। फिर अभिजीत के पास फ़ोन करती है, बोलती कि अभिजीत तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास करती हूँ, तुमसे प्रेम करती हूँ, तुमसे शादी मैं कर चुकी हूँ। अभिजीत बोलता है कि ठीक है, अगर शादी कर चुकी हो, तुम मेरी पत्नी हो, तो फिर शादी की क्या ज़रूरत, रिश्ता लेकर आने की क्या ज़रूरत, तुम मेरे घर पे आ जाओ डायरेक्ट। जब इस तरीके की बात सुनती है नंदिनी, तो 1 जुलाई 2024 को अपना सामान पैक करती है और सीधा अभिजीत के घर पे पहुंच जाती है। और जब वहां पर पहुंचती है तो अभिजीत की माता होती हैं, पिता होते हैं, सभी को पैर छूने के बाद और अभिजीत के पास जाती है और बोलती है कि मैं अब यहीं पर रहूंगी, मैं आप सबकी बहू हूँ, मैं देखो सिंदूर लगाई हूँ, मैं ऑलरेडी अभिजीत से शादी कर चुकी हूँ। जैसे ही अभिजीत की माता ये बात सुनती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वही माता जो पहले बोली थी कि नंदिनी मैं तुम्हें अपना बहू बनाऊंगी, आज वही माँ नंदिनी के ऊपर थप्पड़ चलाने लगती है और बोलती है कि नंदिनी तुम मेरी बेइज्जती मत करो, यहाँ से भाग जाओ जितना जल्दी हो सके। नंदिनी को वहाँ से मार के भगा दिया जाता है। आखिरकार नंदिनी रोते हुए फिर से अपने घर पे आती है, अभिजीत के पास फ़ोन करती है और रोती है कि अभिजीत मैं तुम्हारे घर से इस तरीके से तुम्हारे रहते मैं अपमानित होकर आई हूँ, आखिर यही प्यार है, यही दोस्ती है। अभिजीत बोलता है कि मेरे घर का मैटर है, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता हूँ, मेरी मम्मी मेरे पिताजी जो चाहे कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। आखिरकार अभिजीत फ़ोन काट देता है। नंदिनी बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है अभिजीत को, अभिजीत बिल्कुल भी समझने का नाम नहीं ले रहा था। जब समय धीरे धीरे बीत रहा होता है, नंदिनी के परिवार वाले भी बहुत दुखी थे। नंदिनी के माता पिता, भाई बहन, एक छोटी बहन है नंदिनी की और एक भाई है, नंदिनी खुद। आखिरकार सभी दुखी होते हैं। नंदिनी सोचती है आखिर मैं करूं तो करूं क्या, मैं जिससे शादी कर चुकी हूँ अब मुझसे मुझे अपनाना नहीं चाहता है, मैं उसके सिवा रह नहीं सकती हूँ। पहले भी नंदिनी बोली थी कि नंदिनी नंदिनी जो है अभिजीत से बोली थी कि अभिजीत अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। आखिरकार नंदिनी अब वही अपने दिमाग में सोचती है कि मैंने अभिजीत को वचन दिया है कि अगर तुमसे शादी नहीं होगी तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। आखिरकार तभी वो एक फैसला लेती है। 20 जुलाई 2024 को अपने घर से अपनी मोबाइल लेकर निकलती है और फौरन आती है, एक जगह है बलहटा घाट धौंस नदी, वहाँ पर नदी की पुलिया पर पहुँचती है और वहाँ पर एक सुसाइड नोट लिखती है। और उसके बाद उस सुसाइड नोट को मोबाइल के नीचे दबाती है और थोड़ा इंतजार करने के बाद लोग आ जा रहे थे और कोई ये नहीं पूछ रहा था कि लड़की आके यहाँ खड़ी क्यों है। लेकिन थोड़ा जब टाइम बीतता है, नंदिनी देखती है कि थोड़ा अंधेरा हो रहा है और उसी पुलिया पर से छलांग लगा देती है। और जैसे ही छलांग लगाती है, अब लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। किसी ने पुलिस को फ़ोन किया, मौके पर पुलिस आती है और अब मछुआरे लग जाते हैं। सभी उसकी लॉस को बरामद करने की कोशिश करने लगते हैं। आखिरकार लॉस मिल नहीं रही थी। पुलिस देखती है कि एक मोबाइल और सुसाइड नोट पड़ा हुआ है। अब उस सुसाइड नोट को पुलिस पढ़ना शुरू करती है
तो उसमें जो लिखा होता है उसे आप सुनेंगे तो वाकई में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो लड़की जो है बोलती है, मैं एक बार लैपटॉप में चलता हूँ और उसे पढ़ के सुनाता हूँ। नंदिनी सुसाइड नोट में लिखती है कि अभिजीत जी, आपसे जो चाहत है ना वो बेपनाह है, पर आप मुझे समझ नहीं पाए, मेरे प्यार को नहीं समझा, इज्जत का कुछ नहीं कहना, मैं सब कुछ छोड़कर आई थी आपके पास, पर आपने मुझे फिर से ठुकरा दिया। आज तक इसी आस जीती थी कि एक ना एक दिन आपका दिल पिघल जाएगा और आप मुझे अपना लेंगे, अपने साथ अपने पास रख लेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक लड़की पूरी दुनिया को जीत ले मगर अपने पति का दिल ही ना जीत पाए तो उस लड़की का कोई वजूद नहीं होता। अभिजीत जी, मैं आपसे बोली थी ना कि हमारी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। अलविदा अभिजीत जी, अब आपकी नंदिनी आपसे बहुत दूर जा रही है। अपना ख्याल रखना और खुश रहना। अभिजीत जी, मेरे लिए आप अपने दिल से सिर्फ अच्छी यादें रखना। मुझसे जो भी गलती हुई होगी उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आई लव यू अभिजीत जी। यह नंदिनी अपने सुसाइड नोट में मरने से पहले लिख कर जाती है। आखिरकार जैसे ही जितने लोग ये खबर सुनते हैं वो लोग वाकई में सोचने लग जाते हैं कि आखिर एक लड़की इस तरीके से लिख सकती है। अब बहुत से मछुआरे लगे थे, उसकी लॉस जो है मिल नहीं रही थी। थोड़ा टाइम बीतता है, 20 जुलाई निकल जाता है, 21 जुलाई निकलता है और 22 जुलाई सुबह यानी लगभग 72 घंटे करीब में लग जाते हैं, तब जाकर के लॉस मिलती है। आखिरकार पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस जांच पड़ताल करने लगती है, लेकिन अब ये रहा लड़की का पक्ष। अब जो लड़के की माँ है वो भी कैमरा के सामने आती है, न्यूज़ के माध्यम से वो बताती है कि इसमें मेरे बेटे का कोई ताल्लुक नहीं है, ये लड़की जो भी सुसाइड नोट में लिखी है ये गलत लिखी है। अब एसपी होते हैं सुशील कुमार जो कि जांच कर रहे हैं, टीम बैठाए हैं। उनका कहना है कि जो भी दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आप लोग इस पूरी कहानी में अपनी राय देना कि क्या लड़की लास्ट समय इस दुनिया को छोड़ते समय झूठ सुसाइड नोट तो लिख नहीं सकती है। बाकी जो भी होगा वो जांच के बाद ही पता चलेगा। बाकी अपनी राय जरूर देना है। पूरी कहानी जो है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाकी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर अपने परिवार के साथ रहते हैं या फिर कहीं भी रहते हैं, आपके यहाँ लड़के या लड़कियां कोई भी हो, उसे अगर मोबाइल भी देते हैं तो उसका जरूर अपने पास पासवर्ड रखें, उनका देखभाल करते रहें। या फिर लड़कियां अगर कहीं पढ़ने जाती हैं या फिर कहीं काम पे जाती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर जाती हैं, किसके साथ रहती हैं, कितने टाइम पे घर आती हैं, क्या करती हैं, आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता होता है तो आप किसी का गार्जियन बनने के लायक नहीं है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना। चलते हैं आज के कमेंट की ओर। तो सचिन पाल जी हैं जो कि बरेली उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। रक्षाराम यादव जो कि अयोध्या उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। तमीज आलम जो कि अररिया बिहार से रहने वाले हैं। करण मीना जी हैं जयपुर राजस्थान से रहने वाले हैं। गणपत राम बिश्नोई जो कि फागलिया राजस्थान से। एलची देवी हैं जो कि फागलिया राजस्थान से हैं। जगदीश पाटिल जो कि बेलगाम कर्नाटक से रहने वाले हैं। बाकी अनंत राम हरदोई उत्तर प्रदेश से। दिव्या चतुर्वेदी उदयपुर राजस्थान से। दिनेश पाल गाजीपुर से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।